नमस्कार दोस्तों, मंगलवार की सुबह आप सभी का नमस्कार। और आज जो है हम अपने पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अगले चरण की ओर चल रहे हैं। अभी तक हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जो कक्षाएं ली उसमें देखा कि प्लेटो से किस प्रकार परंपरा आरंभ होती है और अनुकरण की बात को वो रखते हैं लेकिन कला के विरोध में, और उनके शिष्य आते हैं अरस्तु और वो कला का समर्थन करते हैं, उसी अनुकरण की बात करते हैं। और वो अनुकरण की बात करने के साथ साथ वहीं पर त्रासदी और विरेचन की चर्चा भी करते हैं। तो हमने वो भी देखा। उसके बाद मैथ्यू आर्नल्ड, लॉन्गिनुस जैसे विचारकों को भी हमने देखा वहीं पर ही। लॉन्गिनुस जो उदात्त का सिद्धांत ला रहे हैं, जॉन ड्राइडन जो आलोचना के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं उससे आगे की। तो हमारा आज का विषय है, शुरुआत कर रहे हैं उसी पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, जिसकी ये तीसरी क्लास है हमारी, और जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन ड्राइडन जो शास्त्रीय आलोचना के जनक माने जा रहे थे, आलोचना के पहले ही जनक माने जा रहे थे, वहीं इन्होंने स्वच्छंदतावादी आलोचना की बात की। तो अगर हम ये कहें कि ये स्वच्छंदतावादी आलोचना के जनक हैं, तो आप इसे स्वीकार सकते हैं। स्वच्छंदतावादी आलोचना के जनक हैं, या कहें काव्य आंदोलन के जनक हैं, कुछ कह लीजिए। ये स्वच्छंदतावादी क्या है? जो शास्त्रीय हैं, क्लासिकल हैं, वो तो काव्य की जब बात करते हैं तो उसकी आलोचना के लिए पैमाने में, मानदंड में रस, छंद, अलंकार, इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं। जिसमें ये होगा वो काव्य श्रेष्ठ होगा। लेकिन स्वच्छंदतावादी इस तरह के बैरियर्स नहीं लगाते। उनकी विषय वस्तु जहाँ शास्त्रीय की फिक्स है, यहाँ फिक्स नहीं है। इनकी दृष्टि में नेचर का हर पार्ट, जैसे प्रकृति स्वच्छंद है वैसे ही विषय भी प्रकृति है, और वो पूर्णतः स्वच्छंद है। उसकी भाषा भी स्वच्छंद है, उसकी संरचना भी स्वच्छंद है, उसमें किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये जो स्टार्टिंग की, ये एक निबंध से की जिसका नाम है लिरिकल बैलेट्स। ये जो निबंध इन्होंने लिखा, इसे स्वच्छंदतावादी घोषणा पत्र कह सकते हैं। स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र है, स्वच्छंदतावादी घोषणा पत्र है, ये कह सकते हैं। लेकिन ये इन्होंने अकेले नहीं लिखा, ये इन्होंने कॉलरिज के साथ मिलकर लिखा। इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद अभी जब हम कॉलरिज को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कॉलरिज ने जो कल्पना का सिद्धांत लिया वो कहीं ना कहीं इसी विलियम वर्ड्सवर्थ के स्वच्छंदतावाद से प्रभावित होकर आगे बढ़ाया है। तो ध्यान रखना, अभी तक कई किताबों में आपको ये मिलेगा कि लिरिकल बैलेट्स किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने, लेकिन उसके साथ कॉलरिज भी जुड़े रहे हैं। ये भी एक बात विशेष ध्यान रखने की है। यहीं पर वर्ड्सवर्थ का पहला काव्य संग्रह, वर्ड्सवर्थ का जो पहला काव्य संग्रह आया, उसका नाम जरूर नोट कर लें, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस।
ये पहला काव्य संग्रह है। अधिकतर पाश्चात्य काव्य शास्त्र में किताबों के नाम और उसके राइटरों के नाम ही स्कूल लेवल पर पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपने बहुत फोकस करना है। इन्होंने क्या कहा वो विशिष्टतः नेट के प्रश्नों में आता है, लेकिन किताबों के नाम ज्यादातर स्कूल लेवल के अंदर ही आते हैं। इन्होंने ये जो लिरिकल बैलेट लिखा, ये इसके 4 संस्करण निकले हैं। 4 संस्करण। सबसे पहला तो 1798 में था, फिर 1800 में, फिर 1802 में, फिर 1815 में। 4 संस्करण निकले हैं। हो सकता है ये टाइम पूछ ले आपसे। ये सबसे पहला था, इसका प्रीफेस, फिर इसका प्रीफेस, फिर इसका प्रीफेस। ये तीनों प्रीफेस के रूप में है, भूमिका के रूप में, और ये जो मेन है 1798 में निकला। वास्तव में विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे 20 वर्ष की आयु में 20 वर्ष की आयु में पहाड़ों की यात्रा कर चुके थे। पहाड़ों की यात्रा कर डाली इतनी सी कम उम्र में। इससे फ्रांस वगैरह के जितने पहाड़ थे, जर्मनी वगैरह के, इससे इनका प्रकृति मोह बढ़ा और इसलिए उन्होंने काव्य में प्रकृति को ही आधार बनाया है। ये ध्यान रखना। ये जैसे पंत हैं, पंत के बारे में आपने पढ़ा कि पंत जो है अल्मोड़ा के कोसानी जिले में रहते थे और प्रकृति की करोड़ के अंदर पलकर बड़े हुए, इसलिए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। और साथ साथ आपने देखा पंत की भाषा में कि पंत को प्रकृति के आगे कोई और सौंदर्य अच्छा लगता भी नहीं था। उन्होंने स्त्री के सौंदर्य को भी नकार दिया था और कह दिया था क्या कि बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। प्रकृति प्रेम पंत का दिखाई देता। वैसे ही विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो प्रकृति प्रेमी हैं, इसीलिए उन्होंने कविता को भी पूरी तरह से उसकी मुक्ति की बात की है। ये लिरिकल बैलेट, जिसे हम क्या कह सकते हैं, साहित्यिक जीवनी। साहित्यिक जीवनी। साहित्य क्या है, क्या होना चाहिए, क्या विषय वस्तु, क्या भाषा, सारी चर्चा इसमें है। इसलिए इसे स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र कहा जा रहा है। और हमने देखा था वर्ड्सवर्थ ने काव्य की परिभाषा भी ये दी थी, क्या? पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ आवर पावरफुल फीलिंग्स। कविता हमारे प्रबल भावावेगों का सहज उच्छलन है। ये हम पढ़ चुके। इसलिए कविता इनकी दृष्टि में क्या है, यह है हमने समझा। इनकी दृष्टि में काव्य की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, जरा वो भी समझ लें। ये तो इन्होंने काव्य की परिभाषा दी। काव्य का विषय केवल प्रकृति और मनुष्य है। मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंग है, इसलिए अलग से मेंशन कर दिया, लेकिन जरूर नहीं है, क्योंकि प्रकृति में ही मनुष्य भी आता है और प्रकृति स्वच्छंद है, मनुष्य भी स्वच्छंद है, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति भी स्वच्छंद होनी चाहिए। इनकी विषय वस्तु ये है। और भाषा की बात करें, काव्य में ग्रामीणों
की दैनिक बोलचाल की भाषा हो, यह इन्होंने माना। काव्य में जो भाषा होनी चाहिए वो ग्रामीणों की भाषा होनी चाहिए, जैसे ग्रामीणों की सहज सरल भाषा होती है वैसी भाषा होनी चाहिए। विषय भी साधारण और भाषा भी साधारण। और इन्होंने माना कि गद्य और पद्य में कोई अंतर नहीं है, यह भी माना। गद्य और पद्य में कोई अंतर नहीं है, यानी काव्य के लिए विषय वस्तु अगर प्रकृति और मनुष्य है तो गद्य के लिए भी वही है। भाषा की बात करें तो कविता की भाषा हो और चाहे गद्य की, कहानी, उपन्यास की, उन सब की भाषा कैसे होनी चाहिए? बोलचाल की ग्रामीण भाषा की तरह होनी चाहिए, आडंबर रहित भाषा हो, ये कहें। इन्होंने ये माना गद्य पद्य में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह दिया गद्य पद्य को अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी गद्य पद्य को अलगाने वाला तत्व एक ही है। वो क्या है? छंद है, वो रिदम। प्रोज में रिदम नहीं होती है, कविता में एक रिदम दिखाई देती है, ये एक अंतर आप कह सकते हैं। वास्तव में गद्य और पद्य में कोई अंतर किसी प्रकार का नहीं है। तो ये काव्य की परिभाषा दी, ये काव्य का विषय बताया, ये काव्य की भाषा के बारे में बताया। विषय कैसा होना चाहिए, कविता क्या होती है, उसकी भाषा, भाषा गद्य पद्य की अलग अलग नहीं है, अंतर सिर्फ उसके प्रेजेंटेशन का, इसमें छंद है, और ये भाषा आडंबर रहित होनी चाहिए। सारी बातें अच्छी बताई इन्होंने, क्योंकि कविता का मतलब रीतिकालीन कविता की भांति शास्त्रीय कविता नहीं है जो एक ट्रेडिशन पे बंधी हुई है। श्रृंगार विषय ले लिया, उपमान जुटा लिए, अलंकार ले लिया और कविता बन गई। इनकी दृष्टि में कविता पूरी तरह से मुक्त है। और हमारे यहाँ छायावादी कविता में ये सारा रूप दिखाई देता है। कविता में आप देखते हैं छायावाद में प्रकृति की बात हो रही है, मनुष्य की बात हो रही है, उनके भावों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति हो रही है, भाषा उसमें कोई आड़े नहीं आ रही है। तो छायावादी कविता का दूसरा रूप ये है। इसलिए छायावाद का भी एक नाम आप देखते हैं, स्वच्छंद काव्य धारा का नाम दिया जाता है उसे, स्वच्छंदतावादी कविता उसे भी कहा जाता है। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने इतनी अच्छी बात बताने के बावजूद स्वच्छंदतावादी काव्य की बात करते हुए भी इनका मत विवादों के घेरे में आ गया। क्यों आ गया? जब इन्होंने कहा कि इसका विषय मनुष्य और प्रकृति होंगे या इनकी भाषा ग्रामीण दैनिक बोलचाल की भाषा होगी, जब आपने एक स्पेशल विषय बता दिया, जब आपने एक स्पेशल भाषा बता दी, तो वो भाषा सामान्य नहीं रहती, वो अपने आप में क्या हो जाती है? विशिष्ट हो जाती है। सामान्य चीजें भी विशिष्ट हो जाती हैं। इन्होंने बात तो की थी सामान्य विषय सामान्य भाषा की, लेकिन जिसका नाम ले दिया वो सामान्य अपने आप में क्या हो गया? विशिष्ट हो गया। यानी अब औरों की बात नहीं करनी, सिर्फ इसकी बात करनी है। तो जब एक की ही बात करनी है तो क्या हो गया? विशिष्ट। इसलिए जिसे इन्होंने सामान्य कहा वो क्या बन गया? विशिष्ट बन गया। इस प्रकार इस कविता में भी एक प्रकार की जड़ता या एक रूपता या वादों के घेरे में घिर गई है। इसलिए स्वच्छंदतावाद का यहाँ पर जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने विचार रखा था वो भी कहीं ना कहीं आलोचकों को खलने लगा। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद आपके पास दो बड़े विचारक आते हैं जो बेसिकली नई समीक्षा के पुरोधा भी माने जाते हैं। उसमें एक है टी.एस. इलियट और एक है आई.ए. रिचर्ड्स। दो लोग आते हैं। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद इन दोनों की चर्चा करने से पहले इनके साथी कॉलरिज को देख लें। जहां विलियम वर्ड्सवर्थ ने वो किया, कॉलरिज ने कल्पना का सिद्धांत की बात की। कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत आपसे पूछ सकते हैं किसका सिद्धांत है? कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत है। और इन्होंने बोला कि कल्पना मानव मस्तिष्क की
बिंब विधायिनी शक्ति है। कल्पना को बहुत इंपॉर्टेंस दी। हमने पहले भी पढ़ा था कि कला की चर्चा होती है हमारे पास पाश्चात्य काव्यशास्त्र में, उस कला का मूल कल्पना है। लेकिन कल्पना से की चर्चा ये कर रहे हैं कार्ल कॉलरिज डिटेल में, लेकिन मैं पहले भी बता चुका कि कल्पना की सबसे पहले चर्चा किसने की है? अरस्तु ने की है। अनुकरण में जो काम कर रही है शक्ति, वो हमारी कल्पना शक्ति ही है। हम सबकी अलग अलग थी, इसलिए सबका अनुकरण अलग अलग बताया गया था, नकल नहीं बताया गया था। फिर याद रखना उस बात को। तो कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है। हम अपनी कल्पना के बल पर बिंब बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? मान लीजिए मैंने बोला अरस्तु या मैंने बोला विलियम वर्ड्सवर्थ, तो क्या करते हैं आप? आपने ना अरस्तु को देखा ना विलियम वर्ड्सवर्थ को देखा, लेकिन इन नामों के लेते ही सबने अपनी अपनी कल्पना शक्ति के बल पर एक अरस्तु का चित्र बना लिया होगा, एक विलियम वर्ड्सवर्थ का बना लिया होगा। किसी ने अरस्तु का चित्र बनाया होगा, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी, किसी ने काले बाल वाले अरस्तु बनाए होंगे, किसी ने क्लीन शेव अरस्तु बनाए होंगे। सबके बिंब अलग अलग होंगे क्योंकि किसी ने अरस्तु को नहीं देखा। तो कल्पना शक्ति क्या करती है? ये बिंब विधायिनी शक्ति है। और इन्होंने, कॉलरिज ने जो कल्पना का ये जो बात की है, ये बेसिकली व्यावहारिक आलोचना के पक्षधर हैं। व्यवहारिक, प्रैक्टिकली किताब में क्या कह रहा है उसकी बात नहीं करनी है। शब्दार्थ कविता होगा, लेकिन व्यवहार ये कहता है शब्द और अर्थ से ज्यादा बिंब काम करता है। अब बिंब कौन बना रहा है? कल्पना। इसलिए कल्पना की बात करें, और जब भी बात होगी तो वह व्यवहार के आधार पर होनी चाहिए, सिद्धांत के आधार पर नहीं। इन्होंने भी, मैंने कहा बायोग्राफिया लिटरेरिया की बात की। अब आइए इनकी जरा किताबों के नाम नोट करें। तो इनकी किताबों के अंदर एक नाम तो आप ये नोट करें, द फ्रेंड। द फ्रेंड और एड्स टू रिफ्लेक्शन, एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, कन्फेशन of an inquiring spirit। ये 1, 2, 3 और 4, चारों किताबें आप जरूर याद रखें। ये प्रत्ययवादी थे। प्रत्ययवादी का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, वस्तुवादी, उसी की व्यवहार की बात ये करते हैं। और ये कॉलरिज को कल्पना विवेचन की प्रेरणा किससे मिली? वर्ड्सवर्थ से मिली। ये भी ध्यान रखना है। अभी अब पहले भी रिपीट कर चुके हैं इस बात को। इससे आगे चलें। कॉलरिज, ये तो हो गई विषय वस्तु की। विषय वस्तु में कल्पना का, प्रस्तुतिकरण में कल्पना का बहुत बड़ा योगदान है, वही बिंब बनाएगा। लेकिन भाषा की बात करें तो ये कहते हैं काव्य भाषा मन का शस्त्रागार है, जिसमें उसके अतीत के विजय स्मारक, उसके विजय स्मारक और भावी विजय के, भावी मतलब भविष्य की विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं। ये बताया।
भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा एक प्रकार से शस्त्रागार है, जहाँ शस्त्र रहते हैं, एक ऐसा स्थान, और उसमें अतीत के और भविष्य के सभी के शस्त्र हैं। यानी भाषा जो होती है उसमें पुराने और नए दोनों प्रकार के शब्द रहते हैं। यानी भाषा, किसी काव्य की भाषा को कभी भी पढ़ें तो ऐसे ना लगे ये पुरानी भाषा है, या ऐसी ना लगे बिल्कुल अटपटी नई भाषा है। वो भाषा, जैसे कबीर की भाषा पुरानी है कहने के लिए, लेकिन आज भी पढ़ते हैं तो नई लगती है। तो ऐसा होना चाहिए भाषा का गुण, ये इनका मानना है। और इन्होंने कल्पना के दो भेद किए, एक मुख्य कल्पना और एक गौण कल्पना। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कल्पना के किसने भेद किए, तो आप बता सकते हैं कॉलरिज ने किए, क्योंकि कल्पना सिद्धांत किसका है? कॉलरिज का है। तो ये सारी बातें कॉलरिज से रिलेटेड आपके पास आ सकती हैं। अब यही मुख्य कल्पना और गौण कल्पना क्या है, क्या काम करती है? कल्पना तो कल्पना होनी चाहिए, हम सब बोले तो कल्पना तो कल्पना है, लेकिन कल्पना के ये दो रूप जो बनाए, मुख्य और गौण, ये क्यों बताए? गौण मतलब होता है सेकेंडरी या सब्सिडरी, और मुख्य मतलब मेन। जैसे हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवादियों को, एडलर को, जुंग को, फ्राइड को, तो उन्होंने भी मन के तीन रूप बताए हैं, चेतन, अवचेतन, अचेतन। मन तो जब हम कहेंगे एक ही है। ऐसे ही इन्होंने कल्पना के जो दो भेद किए हैं, एक मुख्य और एक गौण। इन दोनों में क्या अंतर है वो जरा नोट कर लें। पहला, मुख्य का काम क्या है? यह संपूर्ण संसार को व्यवस्थित करती है। यह जबकि क्या है? कल्पना की प्रतिध्वनि है। इसे काव्यात्मक कल्पना कहते हैं, भी कहते हैं। यह अनैतिक और अनैच्छिक है, और ये नैतिक और ऐच्छिक है। इसका काम यह निर्माण और संगठन करती है। यह विघटन और विनाश करती है। ये दो है काम। तो अगर आप देखें तो इनका काम क्या है? ये संसार को व्यवस्थित करती है का मतलब जो भी कुछ हम सब में है वो मुख्य कल्पना ही है। सब कल्पना लेते हैं, लेकिन कल्पना का हम प्रयोग किस रूप में करते हैं? केवल एक सोचने भर के लिए। उससे कुछ आगे का काम करें वो अलग बात है, लेकिन हमारा काम सिर्फ क्या है? कल्पना के बल पर चीजें क्रिएट करना, निर्माण करना, संगठन करना। लेकिन ये जो निर्मित करेगी वो अनैतिक और अनैच्छिक होगी, बिना इच्छा से। जैसे कोई आदमी ड्रीम वर्ल्ड में कुछ भी क्रिएट करता रहे, वो अनैतिक होगा और अनैच्छिक होगा। समाज के लिए उपादेय होगा या नहीं होगा, ये नहीं है। इसलिए कईयों की कल्पना तो ऐसी होती है कि आप पूछिए मत, कहां पर प्रधानमंत्री भी बन जाए कोई, उसमें निर्माण करने की क्षमता है। लेकिन काव्यात्मक कल्पना ये है, इसमें कल्पना की बेसिकली प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि का मतलब जो कुछ हम कल्पना लेते हैं, आम इंसान कभी ऐसा काम नहीं करता, उस कल्पना को बिंबित करता है, प्रतिध्वनि के रूप में देता है, जो काव्य का निर्माण होता है। और जब होगा तो वो नैतिक होगा और ऐच्छिक होगा। अपनी इच्छा से उसने कुछ कल्पना के बल पर कुछ क्रिएट किया है, ठीक है, चाहकर कि मेरे को एक आइडिया आया, मेरे को ये बनाना है, ये मेरे को लिखना है, ऐसे प्रस्तुत करना है, ऐच्छिक होगा और समाज के लिए उपादेय होगा।
यह विघटन और विनाश करती है। ये कुछ अजीब सी बात लग रही है। विघटन और विनाश का मतलब जो कल्पना के बेकार तत्व हैं, बेकार तत्व मतलब जो काम की नहीं है, जो अनैतिक चीज नहीं है, उनका विघटन करेगी, उनका नाश करेगी, उसमें सिलेक्टेड चीजें चुनेगी और उससे कविता का निर्माण करेगी। ये बड़ा मुश्किल काम है गौण कल्पना का या कवियों की कल्पना का। इसी से व्यक्ति कवि जो है जूझता है। और इसीलिए मुक्तिबोध ने नई कविता का आत्मसंघर्ष नामक जो निबंध लिखा, उसमें ये बताया कि एक रचनाकार को रचना करते समय कितनी समस्याओं से, संघर्षों से जूझना पड़ता है। और वो जूझना इसीलिए है क्योंकि कल्पना, जो मुख्य कल्पना है, उसमें से उसे काट छांट करके चीज़ों को हटाकर वो चीज़ लेनी है जो नैतिक हो सके, जो सर्वग्राह्य हो सके, समाज के लिए उपादेय हो सके। तो ये दोनों प्रकार की कल्पना की बात कर रहे हैं। और यहीं पर नोट कर लें, शेक्सपियर के अनुसार कल्पना क्या है? पागल, प्रेमी और कवि तीनों, पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। यानी कल्पना शक्ति अगर किसी के पास है तो इन तीन के पास सबसे ज्यादा है। पागल व्यक्ति अपने आप को, मैंने बताया, राजा बना रहा है, मुख्यमंत्री बना रहा है, हीरो मान रहा है, क्या क्या मानता है। हम तभी कहते हैं पागल है क्या, तो ये थोड़ी है। पागल बहुत ज्यादा कल्पनाशील होता है। प्रेमी वो भी बहुत ड्रीम वर्ल्ड में रहता है, कल्पना, तभी इतनी कल्पना के बल पर बात कर लेता है, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, चांद तक तो पहुंच नहीं पा रहा। और कवि, ऐसे ही कवि की कल्पना भी जो है दूर तक पहुंचती है। और कहा जा रहा है कवियों की कल्पना के लिए तो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी इन तीनों की कल्पना सबसे ज्यादा है। ठीक है, शेक्सपियर का ये जो कथन है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। और ये अंग्रेजी के इमेजिनेशन से आया हुआ शब्द है कल्पना, उसका हिंदी रूप है इमेजिनेशन। और यही एक इटली का लैटिन का वर्ड था और वहीं से ये शब्द आया है इमेजिनेटियो। इमेजिनेटियो करके एक वर्ड है, वहां से आया। हिंदी में हमारे पास इसके लिए क्या शब्द है? कल्पना। और इसी कल्पना के साथ एक और शब्द चलता है ललित कल्पना, जिसे हम फैंटेसी के नाम से जानते हैं। और ये भी ग्रीक वर्ड फंतासिया, ग्रीक वर्ड से आया है। फैंटेसी और फैंटेसी से बना हमारे यहाँ ललित कल्पना। ये ललित मतलब होता वास्तव में तो सुंदर, सुंदर कल्पना। कल्पना तो सारी सुंदर होती हैं, लेकिन हमने इसे रूढ़ किया है फैंटेसी को या ललित कल्पना को, किसके लिए? स्वप्न कथा के रूप में। जैसे कोई सपना देख रहा हो, ड्रीम वर्ल्ड में हो और उसके माध्यम से अपने नैतिक विचार रख रहा हो, वो शैली कहलाएगी क्या? फैंटेसी शैली, ललित कल्पना की शैली। मुक्तिबोध ने यही अपनाया, फैंटेसी शैली। बाल मुकुंद गुप्त ने यही अपनाई शिव शंभू के चिट्ठे में। सपना देख रहे हैं बुलबुलों का और उसके माध्यम से अंग्रेजों के ऊपर व्यंग कस रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो ललित कल्पना की चर्चा भी इन्होंने की आगे चलकर। और ललित कल्पना का प्रयोग लेकिन हर कोई नहीं करता है, बहुत ही गंभीर तीव्र संवेदन वाला कवि करता है, जो बहुत सेंसिटिव हो। मुक्तिबोध इसीलिए गहन तीव्र इंद्रिय संवेदन के कवि कहलाते हैं। गहन तीव्र इंद्रिय संवेदन के कवि कौन है? मुक्तिबोध। और जो जितना सेंसिटिव होगा वो उतना ही ज्यादा इस शैली का प्रयोग करेगा। व्यंग के लिए भी ये बहुत खास शैली या मानी जाती है।
अब ये शैली बन गई है, लेकिन ये वास्तव में कल्पना का ही एक नया रूप था। अब आइए बात करें क्रोचे की। क्रोचे ने सिद्धांत दिया अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत। अभिव्यंजनावाद, ये अभिव्यंजनावाद क्या है? एक शब्द होता है अनुभूति, जिसकी होती है अभिव्यक्ति, लेकिन वही अनुभूति की होती है अभिव्यंजना। तो अभिव्यक्ति और अभिव्यंजना में क्या अंतर है, ये समझना पड़ेगा। अनुभूति तो सबको पता है, अनुभूति क्या है? फीलिंग्स। हमारे अंदर भी फीलिंग्स हैं और कलाकारों के अंदर भी फीलिंग्स हैं, लेकिन हम अपने भावों की अनुभूति की केवल कोरी अभिव्यक्ति करते हैं, शब्दार्थमयी अभिव्यक्ति। लेकिन कलाकार अपनी अनुभूति को कल्पना के सहारे जो कलात्मक जामा पहनाकर प्रस्तुतिकरण करता है, उसका नाम है अभिव्यंजना। इसलिए इसको हम कह सकते हैं सामान्योक्ति, और इसे कह सकते हैं हम वक्रोक्ति, ये कह सकते हैं। इसीलिए क्रोचे के इसी अभिव्यंजनावाद को ध्यान में रखते हुए रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? क्रोचे का अभिव्यंजनावाद कोई नई चीज नहीं है, वह तो कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान है। ये कह दिया था किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि जो जैसे हमने देखा था लॉन्गिनुस का उदात्त सिद्धांत कोई नया उदात्त सिद्धांत नहीं था, वो वही था जो हमारे यहाँ पर महाकाव्य का सिद्धांत था। और क्रोचे का अभिव्यंजनावाद वास्तव में वक्रोक्तिवाद है, क्योंकि हम जो सामान्य व्यक्ति सामान्योक्ति प्रस्तुत करते हैं और कवि कलाकार अभिव्यंजना प्रस्तुत करता है, जिसका नाम दूसरे शब्दों में क्या है? वक्रोक्ति। इनका पहला निबंध जो आया, सबसे पहला निबंध क्रोचे का, वो आया एस्थेटिक्स एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक्स या एस्थेटिक्स। बेसिकली क्रोचे जो हैं अभिव्यंजनावाद की बात करते हैं, लेकिन ये हैं कौन? सौंदर्य शास्त्री। सौंदर्य शास्त्री हैं, एस्थेटिक्स की बात करते हैं, सौंदर्य के पक्षधर हैं। इनका मानना है कि केवल कहना सुंदर नहीं है, वक्रोक्तिमयी ढंग से कहना जिससे आनंद की स्थिति पैदा हो, वो है अभिव्यंजना। इसलिए अभिव्यंजना की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अभिव्यंजना के मूल में है कौन? सौंदर्य की भूमिका। यानी काव्य कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए, ये इनका मानना है। एस्थेटिक्स की बात कर रहे हैं। इनकी और जरा पुस्तकों के नाम नोट कर लें। एक तो ये थी न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक्स, डिफेंस ऑफ पोएट्स, ये इनकी किताब के नाम है तीनों, जिसमें से एस्थेटिक्स पे ही बेस्ड है ये किताबें सारी की सारी।
और पहला जो आर्टिकल था, इन्होंने एक पत्रिका निकाली, ला कृतिका, पत्रिका का प्रकाशन किया। जितने भी हम काव्य शास्त्री पढ़ेंगे, पाश्चात्य विद्वान पढ़ रहे हैं, ये उन्होंने कुछ पत्रिकाएं निकाली हैं, द फ्यूजिटिव और क्राइटेरियन, ला कृतिका, फिगारो, ये पत्रिकाओं के नाम है। तो आपसे पेपर में आ सकता है कौन किस पत्रिका से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखें। क्रोचे जिससे जुड़े हुए हैं उस पत्रिका का नाम है ला कृतिका। और इनकी ये जो किताब है एस्थेटिक्स, ये जो है सौंदर्य पर पूरी तरह से बेस्ड है। अब आइए, इन्होंने कला के संबंध में क्या कहा वो भी एक बात नोट कर लें। इनकी दृष्टि में अभिव्यंजन आत्मिक क्रिया है। दूसरी बात, प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला अंतः प्रज्ञा है। और ये कह रहे हैं कला वस्तु में नहीं होती, अपितु वस्तु द्वारा अभिव्यक्त होती है। पहले इन तीन बातों को समझ लें कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है। अभिव्यंजना को अगर आप केवल शब्दार्थ से जोड़ लें, क्योंकि अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं कि अनुभूति की अभिव्यक्ति तो होती है भाषा के माध्यम से, शैली के माध्यम से, और भाषा शैली बाह्य है। अगर आप इसे बाह्य तत्व मान रहे हैं अभिव्यंजना को, तो आपकी सोच गलत है। ये वास्तव में एक आत्मिक क्रिया है, अंदर ही अंदर चलने वाली क्रिया जो बाहर व्यक्त होती है और काव्य का निर्माण करती है। दूसरी बात, प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है, जिसके अंदर ये अभिव्यंजना की प्रज्ञा है, अंदर ही अंदर, वही कला का रूप लेगी। और जितनी भी प्रत्येक कला अंतः प्रज्ञा का मतलब जितनी भी कलाएं हैं वो वास्तव में किसी ना किसी कवि की क्या है, अंदर जो चल रही है स्थिति, उसकी अभिव्यक्ति है। तो प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला को हम अंतः प्रज्ञा कह सकते हैं। नेट के अंदर प्रश्न आते हैं ना कई बार, ये कथन सही है या ये कथन सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत है, तो दोनों सही हैं, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तर्क और मत के प्रश्नों में नेट के अंदर। नेक्स्ट देखें, कला वस्तु में नहीं होती, अपितु वस्तु द्वारा अभिव्यक्त होती है। वस्तु का मतलब सामान्य नहीं है, विषय वस्तु, मैं पहले भी बता चुका। जो भी अनुभूति या कंटेंट या विषय वस्तु, वो कला नहीं है। कला है उसको आपने कैसे अभिव्यक्त किया है, ध्यान रखें, ये कलात्मकता है। जैसे कोई किसी को कहना चाहता है तुम मूर्ख हो, ये सामान्य अभिव्यक्ति है। लेकिन कलात्मकता कब होगी, जब इसी बात को, इसी विषय वस्तु को नए ढंग से कहेंगे। कैसे कहेंगे, तुम गधे हो, तो ये एक वक्रतापूर्ण, नयापन, अनोखे ढंग से की गई अभिव्यक्ति है, जिसका दूसरा नाम है अभिव्यंजना। इसलिए कला जो है अभिव्यंजित होती है। इसलिए हम यूं कहें कि कला अभिव्यंजित होती है। ठीक है, एमए लेवल तक क्वेश्चन आपने देखे होंगे या बातें होंगे। इस कवि की अभिव्यंजना पर प्रकाश डालिए, तब आपको ये नहीं पता होगा अभिव्यंजना का मतलब क्या है, वास्तव में वो क्या कह रहा है, ये नहीं कैसे कह रहा है ये बताना था उसमें।
और आप उसकी व्याख्या करके आ जाते हैं खाली। फिर आपको नंबर कैसे मिलने चाहिए? नहीं मिलने चाहिए। और यही बात कि क्रोचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को सबसे महत्वपूर्ण माना है। इस बात को भी ध्यान रखें। कला हर किसी के अंदर नहीं होती है, ये एक स्पेशल गुण है। हर किसी के पास खाना बनाने की कला नहीं है, हर किसी के पास पढ़ने की कला नहीं है, हर किसी के पास गाना गाने की कला नहीं है। ये एक प्रतिभा संपन्न स्थिति होगी। बहुत से लोग होते हैं ऐसे जिन्हें नॉलेज तो इतनी सारी है, सारी किताबें चाटी हुई हैं, लेकिन उसे बोले कि आप पढ़ा दीजिए, समझा दीजिए किसी को, तो वो समझा नहीं सकता। बीएड में भी पढ़ा, टीचर एक तो बनाया जाता है और एक बाय बर्थ होता है। तो जो बाय बर्थ है, प्रतिभा संपन्न है, तो वही कलात्मकता है उसके अंदर, पढ़ाने की कला, वही टीचर बेस्ट है। और जिस टीचर में टीचर जबरदस्ती का बनाया गया है, अब अधिकतर लोग तो नौकरी लेने के लिए कि टीचिंग नौकरी बड़ी अच्छी है इसलिए टीचर बनने के लिए जबरदस्ती मेहनत कर रहे हैं, चाहे ये ना पता हो कि टीचर का पहला गुण क्या है, पढ़ाते कैसे हैं। पढ़ाने के लिए पढ़ना जरूरी है। बहुत सारी बातें जो बीएड में पढ़ी वो सिद्धांत रूप में आपने रट ली, लेकिन ना उसे अमल में लाए तो आप जबरदस्ती के बनाए हुए टीचर कहलाते हैं। तो कला जो है, कला निर्माण में प्रतिभा का महत्वपूर्ण योगदान है। टैलेंट होना चाहिए, अगर टैलेंट है तो होगा। अब ये जो नई शिक्षा की जो रूल आए हैं उसके अंदर यही काम हो रहा है, इसी बात का। हर कोई ऐरा गहरा टीचर न बने। देखा आपने, एमबीए करे हुए भी घूम फिर कर बीएड में घुस रहे हैं, पीएचडी करे हुए वो भी बीएड में घुस रहे हैं। कुछ नहीं मिला, बीएड ही कर लो। शादी हो गई, क्या कर लें, बीएड कर लो। टीचिंग ना हो गई, हंसी ठट्टा हो गया। नई शिक्षा पद्धति में वही बनेगा टीचर जो बाय बर्थ गुण रखता है, जिसमें डेडिकेशन है, जज्बा है कि मुझे यही बनना है। इसलिए प्रॉपर कई साल देने पड़ेंगे टीचिंग में, 12वीं के बाद से ही। और फिर केवल एक पेपर ऑब्जेक्टिव निकालने से टीचर नहीं डिक्लेयर हो जाओगे आप। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस, टीचिंग, सब एक्सपीरियंस देखा जाएगा, तब जाकर कहीं आपको एक सर्टिफाइड कहा जाएगा कि आप सर्टिफाइड टीचर हो। हर कोई ही टीचर बनेगा। अब टीचर के इस क्षेत्र में वही आएगा जिसे टीचर बनना है, हर कोई नहीं आएगा। कौन आएगा? प्रतिभा संपन्न सही व्यक्ति आएगा, कोई नहीं आएगा, हर आदमी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नई शिक्षा पद्धति इसलिए कई चीजों में अच्छी है कि जो भी जिस रूप में भी बनेगा वो उसकी क्वालिटी लेकर पैदा होगा। अभी क्वांटिटी में टीचर पैदा हैं, क्वालिटी में टीचर नहीं बन रहे हैं। इसलिए कई टीचरों की आपने YouTube पर वीडियो देख ली होगी, जिनसे कोई शब्द की स्पेलिंग पूछ लें, देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछ लें, कुछ नहीं पता उन्हें, न जीके की नॉलेज, न सब्जेक्ट की नॉलेज, न किसी चीज की नॉलेज। ये जो स्थिति है। अब आइए, ये तो एक अलग बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं टीएस इलियट। ये दो लोग हैं, टीएस इलियट और आईए रिचर्ड्स। इन दोनों लोगों ने नई समीक्षा के वास्तव में बीजारोपण इन्होंने किया है, लेकिन नई समीक्षा का जनक किसी और को माना जाता है आज की डेट में, लेकिन बीज इन्होंने ही डाला है, टीएस इलियट और आईए रिचर्ड्स। जिसमें टीएस इलियट ने दो सिद्धांत दिए। एक दिया परंपरा निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, और दूसरा दिया मूर्त विधान का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत दिए। ये क्या चीज है, दोनों सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। नाम भर से काम नहीं चलेगा नेट वालों के लिए, तो स्कूल लेवल में तो चल जाएगा। परंपरा निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका है? इलियट का, बता दोगे आप। लेकिन नेट में थोड़ा सा डिटेल में जाएगा ये क्या चीज है, तो आपको जानना पड़ेगा।
पहले सिद्धांत जान ले, फिर इनकी किताबों और चीजों के बारे में जानेंगे। टी.एस. इलियट का मानना है कि काव्य में परंपरा का होना आवश्यक है। अब ये अर्थ नहीं, मगर इनके लिए परंपरा का अर्थ रूढ़ी नहीं है, शास्त्र नहीं है। इनके लिए परंपरा का अर्थ क्या है? इनके लिए परंपरा का अर्थ है संस्कार। जब तक आप काव्य संस्कारों को लेकर नहीं चलेंगे, तब तक आप कुछ नया सृजन नहीं कर सकते। इनका ये कहना है। आधुनिकता के नाम पर हम कुछ क्रिएट करते हैं, हमें पता ही नहीं कि क्या क्रिएट किया है, कैसे करना चाहिए था, तो फिर वो चीज नहीं होगी जो होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि टी.एस. इलियट परंपरा के अपनाने वाले हैं, इसलिए शास्त्रीय हैं, रूढ़िवादी हैं, लेकिन इनकी परंपरा का अर्थ है संस्कार। जैसे एक मकान बनता है, नया मकान बन रहा है, नई ईंटें लगेंगी, नई दीवार खड़ी होगी, नया रंग रोगन होगा, लेकिन उस मकान को खड़ा करने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या? एक परंपरा। परंपरा मीन्स नींव। नींव जो टूटी फूटी पुरानी चीजों से दबकर बनाई जाती है, उसके ऊपर नया भवन खड़ा होगा। नींव में नई चीजें नहीं डाली जाती, तो वो नया भवन बड़ा तभी खड़ा होगा जब उसमें भी नींव पड़ी हुई है। आपने एनसीईआरटी में किताब पढ़ी कंगूरे की ईंट, याद हो तो? नहीं है तो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहां पर भी ये चर्चा की गई है, बिना नींव के किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ये बात कहते हैं, यदि रुका हुआ पांव परंपरा है और तो उठा हुआ पांव आधुनिकता है, और चलने के लिए दोनों पांवों की आवश्यकता होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इस बात, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी केवल परंपरावादी नहीं है, रूढ़िवादी नहीं है, वो भी आधुनिकता को लेकर चलते हैं। केवल परंपरा बेकार है, रूढ़ी हो जाएगी, जड़ हो जाएगी। और केवल आधुनिकता की बात करें तो कपोल कल्पना भर है, क्योंकि आधुनिकता का भवन किस पर टिकेगा? हवा में तो टिकेगा नहीं, परंपरा पर ही टिकेगा। इसलिए ये भी परंपरा और आधुनिकता की बात करते हैं। चलने के लिए दोनों पांव चाहिए। अगर हम दोनों पांव को रोक के खड़े हो जाएंगे तो जड़ हो जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे, परंपरा हो जाएंगे, परंपरावादी हो जाएंगे। और दोनों पांव को उठाओगे तो गिर जाओगे, आधुनिकता का भवन गिर जाएगा। इसलिए चलने के लिए दोनों चीज चाहिए। इसलिए टी.एस. इलियट भी इस बात को स्वीकारते हैं कि काव्य में परंपरा होनी चाहिए। ठीक है, परंपरा का मतलब है संस्कार। जो चीजें काम की हैं उनको हम इस्तेमाल करें काव्य में। अगर ये टूल्स ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, काव्य में रस होता है, लय होती है, आनंद की स्थिति की बात है, तो फिर क्या होगा? तो फिर हम इन सबको छोड़कर चलें तो काव्य नहीं होगा। आइए, टी.एस. इलियट ने फिर निर्व्यक्तिकता की बात की। निर्व्यक्तिकता का मतलब क्या है? व्यक्तित्व का विसर्जन। निर्व्यक्तिकता का मतलब व्यक्तित्व ही नहीं है, इसका अर्थ है व्यक्तित्व का विसर्जन। जब तक कवि कविता लिखता है तब तक वो उसके अपने भाव होते हैं, वो कविता उसकी व्यक्तिगत होती है। लेकिन जब वह कविता बनकर तैयार हो जाती है
तो वो कविता उसकी अपनी नहीं रहती, वो समाज की हो जाती है। आपकी कविता समाज की कविता हो जाना क्या कहलाता है? निर्व्यक्तिकता का गुण कहलाता है। और जो कविता निर्व्यक्तिक नहीं होती, केवल व्यक्तिगत रहती है, वो केवल निजी विलाप होता है, उसको आप कविता नहीं कहते। जैसे आप में से बहुत सारे लोग कविता लिखते हैं, वो आपकी अपनी ही कविता है बस, वो समाज के लिए कोई कविता नहीं है। अगर वो समाज के लिए हो जाए कविता तो वो कविता होगी निर्व्यक्तिक कविता, वो एक्सेप्टेबल होगी। कैसे? जैसे निराला की बेटी का निधन हुआ तो उनकी व्यक्तिगत है पर समस्या, उनकी बेटी उनकी डेथ हो गई, उनको दुख होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो कविता लिखी सरोस्मृति अपनी बेटी के निधन पर, वो जब लिखी थी तब वो व्यक्तिगत दुख था, लेकिन जब वो कविता लिखकर तैयार हुई उसके बाद वो पीड़ा अब केवल निराला की पीड़ा नहीं रही, वो हर पिता की पीड़ा बन गई उस कविता में। इसलिए वो कविता जो थी वो निराला के व्यक्तिगत भाव नहीं रहे, निर्व्यक्तिक हो गए, इसलिए वो कविता पढ़ी जा रही है। महादेवी वर्मा की पीड़ा व्यक्तिगत पीड़ा थी, लेकिन कविता में उतरने के बाद वो समाज की पीड़ा हो गई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इसे कह रहे हैं निर्व्यक्तिकता का स्वर। तो कविता निर्व्यक्तिक होनी चाहिए, जब तक निर्व्यक्तिक नहीं होगी तब तक कविता कविता नहीं है। अब इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं, पहले भी और समझ लें। इस इलियट को सबसे ज्यादा फॉलो किया हिंदी में हमारे यहाँ अज्ञे ने। इलियट का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ा है? अज्ञे पर। इसलिए अज्ञे के यहाँ ये सारे रूप दिखाई देते हैं, परंपरा का भी, निर्व्यक्तिकता का भी। नदी के द्वीप नामक कविता आप पढ़ेंगे तो नदी के द्वीप में एक नदी है, एक द्वीप है और एक भूखंड है। यह बताया कि नदी ही द्वीप और भूखंड को अलग अलग उसका अस्तित्व देती है। नदी सूख जाए तो कौन द्वीप और कौन भूखंड पता नहीं चलेगा। वहीं नदी जो है एक माँ के रूप में दिखाई गई है, द्वीप को बच्चे के रूप में दिखाया गया है, भूखंड को पिता के रूप में दिखाया गया है। ये माँ ही है जो बच्चे और पिता के बीच में संबंध स्थापित किए हुए है। बच्चे को पिता से जोड़ने वाली कौन है? वो माँ है। ये दूसरा अर्थ चल रहा है। तीसरा अर्थ चल रहा है क्या? ये नदी यहां पर है कौन? संस्कार रूप में। संस्कार कौन? परंपरा के रूप में। ये संस्कार जो है ये जोड़ता है किसको? व्यक्ति को। किससे? समाज से। ये मूल अर्थ है कि व्यक्ति को समाज से अगर कोई जोड़ेगा तो कौन जोड़ेगा? संस्कार या परंपरा। इसलिए आप देखिए, माँ बच्चे को पैदा होते ही संस्कार भरती है और बच्चा उसी के हिसाब से सब चीजों को एक्सेप्ट करता है। इवन माँ ने अगर किसी व्यक्ति का चेहरा दिखाकर ये कह दिया ये तेरे पिता हैं, तो वही उसके लिए वही पिता होंगे। संस्कार डाल रखे हैं, जैसे संस्कार डालेंगे वैसा ही रूप बनेगा। तो बिना परंपरा जिसके पास ये संस्कार नहीं है, माँ नहीं है, वो बच्चा पिता के साथ संबंध स्थापित कर ही नहीं पाएगा। ये भी ध्यान रखना। तो ये तीन रूप बताए। अभी हमने शब्द शक्ति जो पढ़ी थी, तो आप देखें इसके माध्यम से बात कर रहे हैं। ये क्या है? हमारा वाच्यार्थ है। ये दूसरा अर्थ है जो लक्ष्यार्थ है, और ये तीसरा अर्थ है जो कभी समझाना चाह रहा है, कौन सा? व्यंग्यार्थ। तो अभी का शब्द शक्ति की जो हमने बात की थी, तीन तीन अर्थ चल रहे हैं। नदी के माध्यम से बात कर रहा है, वो वाच्यार्थ है। जो दूसरा अर्थ है माँ बच्चे का, वो लक्ष्यार्थ है। जो असली अर्थ है बताना कि व्यक्ति को समाज से जुड़ता है कौन? संस्कार। ठीक है। तो नदी के द्वीप, यहाँ परंपरा का बात कर रहे हैं, महत्ता दे रहे हैं कि यही बहुत जरूरी है। फिर निर्व्यक्तिकता की बात करें, व्यक्तित्व का विसर्जन निराला कृष्ण मैंने बताया। अब आइए मूर्त विधान। आपके पास विषय वस्तु बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपके पास उस भाव को, उस अमूर्त भाव को मूर्तिमान करने वाली भाषा हो,
तभी उसकी सार्थकता है, तभी उसकी सार्थकता है। अगर विषय अच्छा हो लेकिन उस अमूर्त भाव को मूर्तिमान करने वाली भाषा सशक्त ना हो तो भी वो प्रभावी नहीं होगा। इसलिए जितनी विषय वस्तु अच्छी है, परंपरा युक्त है, निर्व्यक्तिक है, उतनी ही भाषा भी उसकी कैसी होनी चाहिए, मूर्तिमान, बिंबात्मक। दूसरे शब्दों में कहें, बिंब युक्त भाषा ही क्या होगी, अच्छी भाषा होगी, इनका मानना है। ठीक है, तो मूर्त विधान भी होना जरूरी है। यानी इन्होंने भाव पक्ष पर भी बल दिया और उसके भाषा पक्ष पर भी बल दिया कि दोनों चीजें प्रधान होनी चाहिए। विषय कैसा होना चाहिए ये बता दिया और भाषा कैसी होनी चाहिए ये भी बता दिया। इनकी किताबों के नाम जरा नोट करें। द सेक्रेड वुड, द सेक्रेड वुड, यही वो किताब है जिसमें इन्होंने परंपरा से जुड़ा हुआ, निर्व्यक्तिकता से जुड़ा हुआ पहला अपना निबंध छपा इनका, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इस नाम का जो निबंध छपा ये द सेक्रेड वुड में छपा। एक और इनकी किताब का नाम जरा नोट कर लें, दी वेस्टलैंड। ये सबसे पहले किताब छपी पत्रिका क्राइटेरियन पत्रिका में छपी और इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला। इलियट को नोबेल पुरस्कार मिला। तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, इलियट को नोबेल पुरस्कार किस रचना के लिए मिला, तो ध्यान रखें द वेस्टलैंड के लिए मिला। इसके अतिरिक्त इनकी किताब है होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथेन एसेज, the use of poetry and the use of criticism, selected essays, ancient and modern, knowledge and experience, ये सब किताबों के नाम है इनके, जो आपसे पूछ सकता है। वहीं पर इनके गुरु का नाम भी जरा नोट कर लें। अभी तक कहीं नहीं आया इनके गुरु के बारे में चर्चा। किताब के नाम ही मैंने कहा ज्यादा आते हैं, या इनके जो सिद्धांत हैं उनके नाम ही ज्यादा आते हैं, लेकिन नेट वालों के लिए ये प्रश्न बन सकता है जो अभी तक नहीं आया, इनके गुरु कौन है। इनके दो गुरु हैं, एक आयरविंग बेबिट और एक है जॉर्ज सांताइना। ये दोनों गुरु हैं इनके। और इलियट का ये मानना है कि जो कार्यत्री और भावयित्री प्रतिभा एक दूसरे के पूरक हैं। हम पढ़ चुके भारतीय काव्य शास्त्र में कार्यत्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा ये क्या चीजें हैं।
हमने पढ़ा था कवि में कार्यत्री प्रतिभा होती है और पाठक में भावित्री प्रतिभा होती है, और यह भी बताया था कि भावित्री प्रतिभा कवि में भी होती है। और ये नाम किसने किए थे प्रतिभा के? राजशेखर ने, ये भी हमने देखा था। इनका क्या कहना है काव्य के बारे में? सांस की भांति आलोचना अनिवार्य एवं नैसर्गिक क्रिया है। नैसर्गिक क्रिया, नेचुरल क्रिया है आलोचना। और इतिहास बोध का संबंध केवल अतीत से नहीं वर्तमान से भी है। यह भी बताया मैंने। जिस परंपरा की बात कर रहे हैं, जिस इतिहास की बात कर रहे हैं, उसका मतलब केवल अतीत से नहीं है, जो पीछे है। जो रस पहले था आज भी उसकी इंपॉर्टेंस है, वो आज भी वर्तमान चल रहा है। लय पहले भी थी, आज भी लय है। फिर इन्होंने ये भी बताया, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं अपितु व्यक्तित्व से पलायन है। अभी जैसे हमने निर्व्यक्तिकता की बात की, कविता के अंदर कवि का व्यक्तित्व नहीं झलकता, बल्कि उसके व्यक्तित्व से उसका पलायन झलकता है कि वो उससे वहां से दूर हो चुका। ये उसका व्यक्तित्व नहीं है। ठीक है। अगर किसी के उसमें हम रुदन देखते हैं तो हम कहें कि ये कवि तो रोता रहता है, इसे तो दुखी दुख प्राप्त हुआ, नहीं, बल्कि वो उस दुख से उसने अपने आप को पलायन कर दिया। इसलिए छायावादी कवियों को बहुत सारे लोगों ने पलायनवादी ही कहा कि पलायनवादी हैं, लेकिन उन्होंने पलायनवादी समाज की दृष्टि से कहा उनकी कविता को देखकर, लेकिन वो वास्तव में दुखों से पलायन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में दुख था और अभिव्यक्त होने के बाद उससे पलायन हो गया। तो कविता से मुक्ति भी होती है, ये बात छायावादी कवियों ने भी कहा, निराला ने भी कहा, मनुष्य की मुक्ति होती है, कविता की भांति मनुष्य की मुक्ति होती है। ये वही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। और इलियट के अनुसार काव्य जो है वो श्रेष्ठ मनोरंजन है। श्रेष्ठ मनोरंजन है क्यों? क्योंकि हम किसी की दूसरे की आर्टिफिशियल चीजों को देखेंगे तो मजा नहीं आता। जब हम अपनी ही भावों को, अपनी ही चीजों को बिंबित होते सामने देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है, सबसे श्रेष्ठ आनंद है। जैसे आप अपनी क्रियाओं को देखकर आनंदित नहीं होते, लेकिन जब कला के रूप में आपका बच्चे में वो क्रियाएं दिखाई देती हैं तब आप ज्यादा आनंदित होते हैं। इसलिए लोकल भाषा में लोग कहते हैं ब्याज से मूल प्यारा। एक बुजुर्ग स्त्री को अपने बेटे की क्रियाएं बचपन में जो अच्छी लगती थी, लेकिन उसके पोता हो जाने के बाद पोते की क्रियाएं बेटे से कहीं ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं, उसका मनोरंजन। तो कला, काव्य का जो रूप है वो मनोरंजनकारी ही होता है अनुकरण के आधार पर। ये बात यहां पर की गई थी। क्लियर हो गई बात? इन्होंने बाद में 2 किताबें और लिखी, उनके नाम भी नोट कर लें। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, और दूसरी किताब है द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। ये 2 किताब भी इनकी बाद में आई, जिसमें थोड़ा सा सोच बदली हुई सी दिखाई देती है, लेकिन टी.एस. इलियट की जो ये विचारधारा थी वास्तव में नई समीक्षा के लिए काम कर रही है, बीज रूप में। ठीक है। 1 घंटे का हमारी अभी क्लास हुई है, जिसमें अभी हमने
विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, टी.एस. इलियट जैसे बड़े कवियों को देखा है। अभी हम आइए रिचर्ड्स को देखेंगे और नई समीक्षा के साथ जुड़े हुए उन आलोचकों को और वादों की बात करेंगे। ठीक है, आज सारे नहीं हो पाएंगे, कल के लिए रखेंगे। तो अभी 10:30 बजे फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर नई क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी मिलते हैं।